हर बच्चे का दिमाग आप कह सकती हैं एक अनोखे कंप्यूटर की तरह होता है। कोई चित्र बनाने में तेज तो कोई अंकों में। आज हम इन्हीं अनोखे दिमागों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हम लर्निंग डिसेबिलिटी यानी एलडी और एडीएचडी जैसी उलझनों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या सीटेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं दोहराना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों की जड़ तक पहुंचना है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। ये दिमाग के काम करने का मतलब बस एक अलग तरीका है, जिसे हम न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन कहते हैं। बात ये नहीं है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है या मेहनत नहीं करना चाहता। अक्सर ये बच्चे औसत या उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बस उनका दिमाग जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करता है। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी उलझन तो एडीएचडी और लर्निंग डिसेबिलिटी के बीच ही होती है। कई बार लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। क्या असल में इनमें फर्क करना इतना आसान है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि असल जिंदगी में यही उलझन होती है। देखिए, व्यवहार बहुत समान दिख सकता है, लेकिन वजह बिल्कुल अलग है। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में दिमाग का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो प्रभावित होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब ध्यान लगाना, प्लानिंग करना, खुद को कंट्रोल करना। इसलिए एडीएचडी वाला बच्चा किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या उसका कोई पसंदीदा काम ही क्यों ना हो। उसका ध्यान हर जगह भटकता है, और ये सिर्फ स्कूल में नहीं, घर पर भी उतना ही दिखेगा। अच्छा, तो एडीएचडी एक तरह की जनरल प्रॉब्लम है जो हर स्थिति में दिखाई देती है। तो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी इससे अलग कैसे हुई? लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत ही खास। यहाँ दिमाग को किसी खास तरह की जानकारी प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, जैसे अक्षर, शब्द या अंक। तो बच्चा सिर्फ मुश्किल काम से बचता है, जैसे पढ़ना या गणित के सवाल हल करना। लेकिन वही बच्चा शायद घंटों बैठकर लेगो से एक शानदार मॉडल बना सकता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। यानी एक शिक्षक को ये देखना होगा कि बच्चा हर काम से जी चुरा रहा है या सिर्फ कुछ खास विषयों से। सीटीटी के लिहाज से भी ये समझना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत में आप मानकर चलिए लगभग 5 से 10% स्कूली बच्चे इससे प्रभावित हैं। ये संख्या तो काफी बड़ी है। ठीक है, तो अब जब हमने एडीएचडी और एलडी का मोटा फर्क समझ लिया है, तो चलिए लर्निंग डिसेबिलिटी की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम है डिसलेक्सिया। ऐसा लगता है जैसे किसी के लिए शब्द नाच रहे हैं। इस एनोलॉजी को जरा समझाइए। बिल्कुल। आप सोचिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं जहां अक्षर अपनी जगह बदलते रहते हैं। बी कभी डी जैसा दिखता है तो वॉज कभी सौ जैसा। डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए ठीक यही होता है। उसके लिए शब्द स्थिर नहीं होते हैं, और ये उसकी आंखों की नहीं बल्कि दिमाग की प्रोसेसिंग की समस्या है। इसीलिए वो बहुत समझदार हो सकता है, लेकिन एक पैरा पढ़ना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो सकता है। स्रोतों में एक शब्द का जिक्र है, फोनेटिक अशुद्धि। सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है ध्वनि और अक्षर का कनेक्शन टूटना। हम सब ने बचपन में सीखा है कि क की आवाज कैसी होती है। डिसलेक्सिया वाले दिमाग के लिए ये कनेक्शन बनाना और याद रखना मुश्किल होता है। वे राइमिंग शब्दों जैसे रात, बात को पकड़ने में भी संघर्ष करते हैं। और हाँ, इसका एक प्रकार है प्राइमरी डिसलेक्सिया, जो वंशानुगत होता है, मतलब जेनेटिक। अच्छा, अब बात करते हैं लिखने की चुनौती की। डिस्ग्राफिया, जब ऐसा लगे कि पेंसिल बात नहीं मान रही, क्या ये डिसलेक्सिया से जुड़ा हुआ है? हाँ, ये अक्सर साथ साथ देखे जाते, और पेंसिल बात नहीं मान रही वाली बात एकदम सटीक है। डिस्ग्राफिया सिर्फ खराब हैंडराइटिंग नहीं है। बच्चे के दिमाग में शब्द हैं, विचार हैं, पर दिमाग से हाथ तक जो संदेश जाना चाहिए वो कहीं ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है। हाथ में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी सिग्नल में है। लेकिन कई बच्चों की लिखावट खराब होती है, तो एक टीचर या पेरेंट कैसे समझे कि ये सिर्फ अभ्यास की कमी है या वाकई डिस्ग्राफिया का संकेत है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर इसके प्रकार काम आते हैं। पहला है मोटर डिस्ग्राफिया। यहाँ बच्चे को पेंसिल पकड़ने में दर्द होता है, उसकी उंगलियां अकड़ जाती हैं। दूसरा है स्पेशल डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चा शब्दों को लाइन पर नहीं रख पाता या अक्षरों के बीच की दूरी अजीब होती है। और तीसरा, जो सबसे कंफ्यूजिंग है, वो है डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चा तेजी से लिख सकता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग भयानक गलत होती है और लिखावट पढ़ी नहीं जा सकती। अपना सपना होता है गणित यानी डिस्कैल्कुलिया।
या सिर्फ गणित से नफरत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। गणित कई बच्चों को पसंद नहीं होता, लेकिन डिस्कैल्कुलिया बिल्कुल अलग चीज है। ये नंबर ब्लाइंडनेस जैसा है। इन बच्चों के लिए अंक सिर्फ बेमतलब के निशान होते हैं। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि 5 का मतलब 5 चीजों से है। उन्हें जोड़ घटाव के निशान, प्लस माइनस में हमेशा उलझन रहती है। और हमारे स्रोतों में विजुअल स्पेशल समस्याओं का भी जिक्र है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। विजुअल स्पेशल चुनौती का मतलब है कि बच्चे को घड़ी में समय देखना, दिशाओं को समझना या पैसों का हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल लगता है। यहां तक कि 5 जमा 5 बराबर 10 जो हमें रट जाता है, उससे भी याद रखने के लिए उसे हर बार उंगलियों पर गिनना पड़ सकता है। शायद ऑटिज्म जैसी स्थितियों को समझना जरूरी हो जाता है। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। ऑटिज्म दुनिया को देखने, महसूस करने और उससे जुड़ने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। जहां हम और आप सामाजिक नियम कायदे देखकर सीख जाते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर जो बच्चे होते हैं उन्हें ये नियम समझने में मुश्किल होती है। जैसे किसी से कितनी देर आंख मिलानी है, बात करते हुए अपनी बारी का इंतजार कैसे करना है, ये सब उनके लिए विदेशी भाषा जैसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे घुलना मिलना नहीं चाहते, वे बस जानते नहीं कि कैसे घुले मिले। बिल्कुल, वे दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के चेहरे के भाव या इशारों को समझ नहीं पाते। उन्हें मजाक और ताने के बीच का फर्क समझ नहीं आता और इस वजह से वे धीरे धीरे खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। ये तो सामाजिक और भावनात्मक स्तर की बात हुई। कुछ चुनौतियां तो बिल्कुल शारीरिक भी होती हैं, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी। हाँ, लोकोमोटर और फिजिकल चुनौतियों का दायरा भी बहुत बड़ा है। सेरेब्रल पाल्सी में दिमाग के उस हिस्से में समस्या होती है जो मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। इसलिए बच्चे को चलने फिरने या चीजों को पकड़ने में मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका उनकी बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ ऐसी भी दिक्कतें होती है जो दिखती तो छोटी है पर रोज की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती है, जैसे बटन लगाना। आपने परसेप्चुअल मोटर इम्पेयरमेंट की बात की है। ये हाथ और आंख के तालमेल की समस्या है। दिमाग देख तो रहा है कि बटन को काज में डालना है, पर वो हाथों को सही निर्देश नहीं दे पा रहा। इसी से जुड़ी एक और समस्या है विजुअल परसेप्शन, जिसमें बच्चा पढ़ते समय शब्दों या लाइनों को छोड़ देता है या फिर बी को डी जैसा देखता है। इतनी सारी अलग अलग चुनौतियां हैं। ये सब जानने के बाद पहला सवाल तो यही आएगा कि हम इसे पहचाने कैसे? क्या कुछ शुरुआती संकेत है? हाँ, बचपन में ही कई संकेत मिलने लगते हैं। अगर कोई बच्चा लगातार बटन लगाने, जूते के फीते बांधने में संघर्ष कर रहा है, अगर उसे रंगों, आकारों या हफ्ते के दिनों के नाम याद रखने में बहुत मुश्किल हो रही है, या फिर वो शब्दों का उच्चारण साफ नहीं कर पा रहा या आसान निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहा, अगर ये चीजें लगातार हो रही हैं तो ध्यान देना जरूरी है। और जब एक बच्चा लगातार इन चीजों में संघर्ष करता है तो इसका उसकी भावनाओं और आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। आप कल्पना कीजिए, आप हर रोज स्कूल जाती हैं और जिस काम को बाकी सब आसानी से कर लेते हैं, आप उसी में फेल हो जाती हैं। धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि मैं बेवकूफ हूं या मुझ में ही कोई कमी है। उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। यहाँ डांटना या और मेहनत करो कहना जहर की तरह काम करता है। तो जब ये संकेत दिखें तो सही पहचान के लिए वैज्ञानिक तरीके क्या हैं? हम अंदाजे लगाने की बजाय पक्के तौर पर कैसे जान सकते हैं? इसके लिए एक पूरा वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है, जिसे विशेषज्ञों की एक टीम करती है। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कॉर्नर्स 4। ये एक तरह की प्रश्नावली है जिसे माता-पिता और शिक्षक भरते हैं, जिससे एडीएचडी के लक्षणों का पता चलता है। फिर वाइस वी जैसा टेस्ट होता है। वाइस वी, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसमें होता क्या है? बिल्कुल नहीं। इसमें बच्चे को पहेलियां, ब्लॉक डिजाइन और मिलती-जुलती चीजें ढूंढने जैसे मजेदार काम दिए जाते हैं। इसका मकसद ये समझना है कि बच्चे का दिमाग किस तरह की जानकारी को तेजी से पकड़ता है और कहाँ उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही पढ़ने लिखने के एकेडमिक्स टेस्ट और आंखों कानों की जांच भी होती है। और ये सब एक टीम मिलकर करती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। जी, ताकि मदद का जो प्लान बने वो बच्चे की खास जरूरतों के हिसाब से हो। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान। जब समस्या की पहचान हो गई तो शिक्षकों के लिए जादू की छड़ी क्या हो सकती है? क्लासरूम में छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक रणनीति है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, यानी एडीएचडी वाले बच्चे को अपने डेस्क के पास बिठाना। शिक्षक की मौजूदगी भर से उसका ध्यान बना रहता है। एक और बेहतरीन तरीका है हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, जैसे एक बच्चा था जो जवाब देने के लिए चिल्लाने लगता था। उसकी टीचर ने उसके साथ एक गुप्त संकेत तय किया। जब उसे जवाब पता हो तो वो बस अपनी मुट्ठी बंद कर ले। इससे क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होती थी और बच्चे का आत्मविश्वास भी बना रहता था।
और टेक्नोलॉजी भी तो मदद कर सकती है ना? बिल्कुल। असिस्टिव टेक्नोलॉजी गेम चेंजर है। प्रोजेक्टर पर विजुअल तरीके से पढ़ाना इन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ट्रांजिशंस की तैयारी। इन बच्चों को एक विषय से दूसरे पर जाना मुश्किल लगता है। अगर शिक्षक 5 मिनट पहले बता दे कि अब हम गणित शुरू करने वाले हैं, तो बच्चे का दिमाग उस बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। ये तो क्लासरूम की बात हुई। माता-पिता घर पर कैसे एक सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं? माता-पिता का रोल सबसे अहम है। सबसे पहली चीज़ है तारीफ। जब भी बच्चा कोशिश करे तो उसकी दिल से प्रशंसा करें। तुमने बहुत मेहनत की, ये सुनना उनके लिए बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़ है बच्चे के सीखने का तरीका पहचानना। देखिए कि वो देखकर ज़्यादा सीखता है, सुनकर या कुछ करके, और फिर उसी तरीके को अपनाएं। और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। सबसे ज़रूरी, बच्चे के तनाव और चिंता पर नज़र रखें, उससे बात करें और पेशेवर मदद लेने से कभी ना हिचकिचाएं। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये सब सुपर हेल्पर्स हैं। आर्ट और म्यूजिक थेरेपी भी उन्हें खुद को व्यक्त करने में बहुत मदद करती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि इन बच्चों को हमारे लेक्चर की नहीं, बल्कि हमारे प्यार, धैर्य और समझ की ज़रूरत है। वे आलसी नहीं है, उनका दिमाग बस अलग है, और सही मदद से हर बच्चा चमक सकता है। बिल्कुल। और यहाँ विज्ञान हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद देता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। इसका मतलब यह है कि सही ट्रेनिंग और सपोर्ट से हर अनोखा दिमाग अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकता है। ये तो बहुत उम्मीद की बात है। जी। तो आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर हमारा दिमाग खुद को लगातार बदल सकता है और नई चीजें सीख सकता है, तो हमें अपने सिखाने, समझने और स्वीकार करने के तरीकों में कितना बदलाव लाना चाहिए ताकि हर अनोखा दिमाग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।